मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है ना, ये एक तरह से बीए फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अपना आज का जो टॉपिक है वह भारतीय संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में है। ठीक है ना, इसी जस्ट पहले वाला पार्ट था तो उसमें मैंने बताया था कि भारतीय संसद की लिमिट कितनी है, सीमा क्या है। ठीक है ना, तो आज हम इसके शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम शक्तियों को समझेंगे तो इजी रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको देखना कि पहला पॉइंट जो हम भारतीय संसद की शक्तियों के बारे में समझ सके तो वो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है व्यवस्थापन संबंधी। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, यानी व्यवस्थापन के संबंध में क्या शक्ति है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना है व्यवस्था के संबंध में, देश की जो व्यवस्थाओं को लेकर है, तो इस संदर्भ में व्यवस्थापन के संदर्भ में भारतीय संसद के पास क्या पावर है। तो जैसे आपको पता है कि संसद को एक जैसे अपनी 7वीं अनुसूची है, ठीक है ना, अपनी 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में आपको पता है शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन किया गया है तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो संघ सूची है और समवर्ती सूची, उस पर तो केंद्र व्यवस्था, कोई भी उसके अंदर का जो विषय आ रहा है उस पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद की होती है। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया संविधान के अकॉर्डिंग 7वीं अनुसूची में। लेकिन अब ये तीनों अनुसूचियां तो दो तो वैसे केंद्र के पास कंट्रोल में रहती है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि केंद्र है वह इस पर तो कानून बनाने का पूरा अधिकार रखता है। लेकिन इसके अलावा कभी राष्ट्रीय महत्व का कोई देश के लिए व्यवस्था करनी हो तो संसद है वह राज्य सूची जो राज्यों के पास होता है, ये इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार, लेकिन फिर भी संसद वह इस पर कर सकती है। तो इस तरह से उसके पास ये व्यवस्था रहती है। इसके अलावा सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संकट काल की घोषणा के काल में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। जो मैंने अभी कहा था कि इस पर तो संसद कानून बनाती है, इस पर भी, लेकिन कभी संकट काल हो, क्या हो, संकट काल, तो संकट काल के समय संसद इस पर भी कानून बना सकती है। यानी संसद है वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून, यानी राज्य सूची जो इसके ये सब राज्यों के पास होती है, इस पर जो भी विषय उस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को होती है। लेकिन जब देश में संकट काल हो तो संसद एक विधेयक पारित कर, ठीक है ना, विधेयक पारित कर वह राज्य सूची के पास, यानी राज्यों के पास जो सूची है, जो पावर सूची है, उसमें भी वह खुद कानून बना सकती है। तो इस तरह से देश की पूरी व्यवस्था है व्यवस्थापन संबंधी वह संसद के पास हो जाती है। तो हम ये पावर की बात करें कि भाई संसद का पावर क्या है, तो हम पहला यही देख रहे हैं यहाँ पे व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद के किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद कानून बना सकता है। इसके अलावा देखो, ये एक तो ये आपको समझ में आ गया कि संसद है वो संकट काल के समय राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। ठीक है ना, कब, जब देश में संकट काल हो। लेकिन इसके अलावा जब 2 से ज़्यादा राज्य संसद के पास जाए और किसी राज्य सूची के अंदर जो विषय आ रहा है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद के पास जाए और राज्य सूची में जो कानून, मतलब जो विषय है, उस पर वे संसद से कानून बनाने का आग्रह करते हैं, तो इस दौरान उनकी अनुमति से संसद है वह राज्य सूची के ऊपर भी कानून बना सकते हैं। दो तरीके से, इस तरह से पूरी जो व्यवस्था है व्यवस्थापन संबंधी वह संसद के नियंत्रण में होती है। तो पहला तो हो गया व्यवस्थापन संबंधी। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि संसद के पास वित्तीय शक्ति भी होती है। वित्तीय पावर किस तरह से होता है तो वो आपको देखना है। ठीक है ना, वित्तीय पावर जो आपको फाइनेंशियल पावर कहते हैं, तो वो संसद के पास किस तरह से, तो देखिए, संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था की है, ठीक है ना, जिसके द्वारा संविधान में ही व्यवस्था की जिसके द्वारा संसद को संघीय
वित्त पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी जो केंद्र के पास जो वित्त होता है उस पर पूरा नियंत्रण एक तरह से देखें तो संसद के पास होता है, और ये व्यवस्था संसद को किसने प्रदान की है? संविधान ने की है। ठीक है, इसके अलावा भी ध्यान रखना है सभी कर संबंधी प्रस्ताव व अनुदानों की मांगे, और इसके अलावा अगर कोई नया कर है या अनुदानों की मांग की स्वीकृति संसद से ही प्राप्त होती है। इस चीज को आपको क्लियर समझना है कि कोई नया कर लगाना हो या कोई किसी को अनुदान देना हो, किसी राज्य को स्पेशली या किसी देश में वगैरह कहीं कोई हेल्प करनी, तो एक अनुदान मांग है वो संसद में लाई जाती है। यानी कोई नया कर लगाना है या नया कोई अनुदान है, वो अनुदान की मांग है वो रखनी है, तो ये प्रस्ताव है वह संसद के सामने जाएगा। अगर अनुदान और कर की मांग संसद है वो स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद ही वह अनुदान राशि है वो भारतीय वित्त से, मतलब वित्त कोष से वो राशि है वो दी जा सकती है। कर के नया कर लगाना है तो भी संसद की अनुमति आवश्यक है, संसद प्रस्ताव पारित करेगा। या कोई अनुदान किसी को अनुदान की मांग है तो उसको प्रदान करने से पहले संसद है वह इसकी स्वीकृति देगा, तभी अनुदान है किसी को प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हमने यहाँ पे वित्तीय शक्तियों के बारे में यहाँ पे समझा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करता है। आपको ध्यान रखना है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन जो समिति है, आपको ये जब भी मैंने बताया है, ठीक है ना, ये जो प्राक्कलन समिति है, तो ये जो प्राक्कलन समिति है इसके बारे में ध्यान रखना, ये वित्त से जुड़ी हुई समितियां होती हैं जो एक तरह से काम करती व्यवस्थापन के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वित्त के तौर पे ये एक तरह से संविधान मतलब संसद के अधीन ये काम करती है। इसके अलावा देखिए नियंत्रक व मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई भी की जाती है। और ध्यान रखना है संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त से खर्च करने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार को भी अपने बजट के अलावा कोई ज़रूरत है या कोई और खर्च करना है तो संसद की अनुमति आवश्यक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये हो जाता है कि सरकार को राष्ट्रीय वित्त यानी जो कह सकते हैं कि राष्ट्र का जो धन है उसमें से खर्च करना है तो संसद की अनुमति लेनी है। तो इस तरह से फाइनेंशियल जो पावर है वो संसद के पास होता है, जिस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद का तीसरा पावर क्या है। तो इसको देख लीजिए। तीसरी पावर के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि संसद के पास कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। तो आपको ये तो एक क्लियरली पता होगा कि संविधान के द्वारा संसद की शक्ति है, संविधान के द्वारा जो कार्यपालिका की शक्ति है, संसद मतलब कहने का मतलब जो संविधान ने जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसको दी है? राष्ट्रपति को दी है। लेकिन उसका जो व्यवस्थित कार्य है उसको करने का कार्य के संबंध में कार्यपालिका के संबंध में वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये है कि यह जो वास्तविक जो मंत्रिपरिषद है उस पर भी ये नियंत्रण रखती है ताकि वह अनुशासनहीन कार्य न करे। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या शक्तियाँ यानी क्या क्या हम पॉइंट ऐसे ध्यान रखें जिससे हम पता लगे कि संसद की कार्यपालिका के पास ये शक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना, जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस तरह से संसद इंपॉर्टेंट हो जाता है और संसद नियंत्रण भी रखता है। कार्यपालिका शक्ति के रूप में संसद की क्या शक्ति होगी?
कि यह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में काम करती है। इसके अलावा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल केवल उसी रूप में सत्ता के ऊपर रूढ़ यानी सत्ता धारण कर सकता है जब उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। इसका दूसरा हम यहाँ पे शक्ति की देखें, संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आ सकता है कि संसद किस किस माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है ना। तो एक यानी इसके पास ऐसे एक तरीके हैं जिसके द्वारा संसद है वो अपने कार्यपालिका के संबंधी जो कार्य करने वाले उन पर पूरी तरह नियंत्रण और कंट्रोलिंग रखती है, ठीक है ना। तो वो आपको इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपके नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो देखिए नियंत्रण करने का जो प्रस्ताव किस तरह से संसद नियंत्रण रखती है। तो पहला आपको ध्यान रखना है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव है वह सरकार के खिलाफ है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और सरकार को उस विश्वास प्रस्ताव अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव है उसको विश्वास प्रस्ताव में बदलना होता है, यानी पास करना होता है विश्वास मत के साथ, नहीं तो वो सरकार की निंदा ही समझी जाती है। एक तरह से सरकार का विश्वास प्राप्त नहीं हो उस विश्वास मत के विश्वास प्रस्ताव होता है, अगर वह सरकार अविश्वास की ओर चला जाए यानी विश्वास नहीं मिले, विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सरकार का, तो उसके मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना हो सकता है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखना है। एक तो ये तरीका होता है जो विपक्ष के द्वारा उस पर नियंत्रण रखा जाता है, विपक्ष के रूप में वो जो मंत्रिपरिषद जो मतलब सदस्य होते हैं वो संसद के होते हैं। दूसरा, संसद कैसे नियंत्रण रखती है, निंदा प्रस्ताव, ध्यान रखेंगे। निंदा प्रस्ताव के द्वारा संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। इस तरह से ये शक्ति है किसकी, संसद की। वह कार्यपालिका के संबंध में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है, तो आप ये ध्यान रखें कि वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, और एक और होता है काम रोको प्रस्ताव, जिसके माध्यम से वह किसी विशेष समस्याओं के ऊपर संसद मंत्रिमंडल का ध्यान दिलाने के लिए ये एक ऐसा तरीका अपनाया जाता है जिससे वह संसद पर मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे। एक और भी होता है तो ध्यान रखना है प्रश्नकाल, शून्यकाल भी कहते हैं इसको। ये ऐसा होता है जिसके द्वारा अन्य सदस्य है जो संसद के वह मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी गतिविधियों के प्रति हाजिर जवाब भी प्रश्न उत्तर हो सकता है। तो ये जो तरीका है, ये हम शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वह मतलब संसद की कार्यपालिका की शक्ति क्या है कि वह एक तरह से नियंत्रण रखती है संसद है वो कार्यपालिका पर, और उनके तरीके क्या हैं, किस तरह से वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है संसद। तो ये एक तरह से कार्यपालिका शक्ति पावर हो गया संसद का। नेक्स्ट देखें, 3 तक तो अपने हो गए। अब पॉइंट वाइज देखेंगे तो मेरे हिसाब से टोटल 5 पॉइंट होंगे जिसमें आप ये क्लियर से समझ जाओगे कि भाई संसद के पास क्या पावर है। क्योंकि इससे पहले अपना जो इस पे लेसन था जिसमें मैंने समझाया था कि क्या लिमिटेशन है, क्यों, क्योंकि भारतीय संसद ही एक ऐसी व्यवस्था है, एक संस्था है जो पूरे देश की शासन व्यवस्था का कार्य संचालन करती है। तो इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन फिर भी सीमित है, कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है तो वो हमने अगली वीडियो में पढ़ी थी। आज हम सिर्फ इसमें यही पढ़ेंगे कि संसद के पास पावर कौन कौन सी, किस तरह की पावर होती है, किस तरह से काम करती है। तो देखिए नेक्स्ट जो अपना चौथा पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे संसद की शक्तियों के बारे में। तो राज्यों से संबंधित शक्तियां, राज्यों से संबंधित शक्तियां, राज्यों से संबंधित शक्तियां, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए जैसे मैं आपको समझा ही रहा था कि संसद का पावर है, एक ऐसा पावर भी है जिसके द्वारा वह राज्यों के ऊपर नियंत्रण भी रखती है, यानी राज्यों के संबंध में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है। तो इसको देखिए, संविधान में संसद को यह अधिकार दिया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी संसद को संविधान के द्वारा
संविधान के द्वारा संसद को विशेष पावर है। एक तरह से विशेष पावर का मतलब ये है कि वह बिना राज्य की अनुमति के उसकी सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय संविधान ने संसद को पावरफुल बनाया। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि अगर केंद्रीय शासन व्यवस्था मजबूत होगी तो देश एकजुट होगा, अखंड होगा। वरना अगर राज्यों को ज़्यादा पावर दे दिया तो वैसे भी पाकिस्तान ने भारत को कमज़ोर कर दिया था और डिवाइजेशन हो गया था, डिवाइड जो हो गया था। इस तरह से भारत को एक मजबूत देश के रूप में अपनी छवि बनानी है, तो इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाना ताकि सभी इकाइयों पर, राज्यों पर उसका नियंत्रण रहे। तो इसके लिए ऐसा संसद के पास ये भी पावर है संविधान के द्वारा। ठीक है ना। संसद के पास क्या पावर है कि वह किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के उस राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे आपको पता है संविधान में जो संशोधन करने का जो संशोधन करने की शक्ति है उसमें धारा 2, 3, 4 जो है जिस वो उससे संबंधित है। यानी बिना राज्य के अनुमति के भी सरकार मतलब वो संसद है वो राज्य के किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है या उसकी सीमा कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये संसद का राज्यों के ऊपर राज्य से संबंधित शक्ति है। नेक्स्ट इसके अब बाद इसमें और देखिए, और कोई नया राज्य बनाना हो जैसे उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, तो ये किसी राज्य को नहीं पूछा जाता है। ये पावर भी संसद के पास है किसी नवीन राज्य का गठन करना हो। इसके अलावा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त, किसी राज्य को पूरी तरह से नाम ही गायब करना या उसको पूरा बदल के कोई नया ही बनाना है तो भी ये संसद के पास पावर होता है। और संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। इंपॉर्टेंट, संसद को भारतीय नागरिकता का भी अधिकार है। यानी कौन सा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक कहा जाएगा, कौन सी नियम प्रणाली है, कौन से नियमों के तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो इस बारे में भारतीय संसद को अधिकार दिया है कि कौन सा व्यक्ति भारत का सिटीजन हो सकता है, इंडियन सिटीजनशिप किसे मिलेगी और किस तरह की प्रणाली नियम बनाए जाने चाहिए। तो ये पूरा जो कंट्रोल नियंत्रण है वो नागरिकता के बारे में संसद के पास होता है। इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट 5वां जो संसद का पावर है। 5वां पावर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। देखिए, संविधान में संशोधन करने के लिए आपको ये यकीनन आपको पता होगा कि संविधान में संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है? 368 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद है? 368। और हम भाग की बात करें तो 20 है। अब इसमें अनुच्छेद 368 के तहत तो संविधान में संशोधन के 2 तरीके बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 3 तरीके हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये एक बार बता देता हूँ कि संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों का इतना कोई मतलब भागीदारी होती नहीं है, क्योंकि संविधान है वो राज्यों और पूरे देश के लिए होता है, संसद के ऊपर होता है। लेकिन जो संसद का पावर क्या है, वह संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके पास ये महत्वपूर्ण पावर है और इसके लिए राज्यों की भागीदारी या उसकी सहयोगिता होना आवश्यक नहीं होता है। तो इस तरह से वह भारत की एक महत्वपूर्ण जो सर्वोच्च संविधान है उसको भी परिवर्तित कर सकती है। तो ये हो जाता है संसद के द्वारा पावर कि वह संविधान में भी संशोधन करने की शक्ति रखती है, क्योंकि राज्यों को ये अधिकार नहीं दिया हुआ है। संविधान में संशोधन करने का पावर है वो संसद के पास है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदस्यों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, ये मैंने पहले ही बताया। अब नेक्स्ट हम बात करें, इंपॉर्टेंट है वो ये संसद का अगला क्या पावर है। नेक्स्ट पावर क्या है जो संसद के पास होता है, ठीक है ना। तो वो देखिए यहाँ पे, तो आपको ये बता दूं
निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद के पास सबसे दूसरा एक पावर है तो देखिए, देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? देश का सर्वोच्च या प्रथम कह गए, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पद है उनके बारे में हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रमुख पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुआ, ठीक है ना, तो इनके निर्वाचन का कार्य है वो संसद का होता है। इतने बड़े पदों के निर्वाचन की व्यवस्था है वो संसद के द्वारा चलाई जाती है। तो बस आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे बात करें कुछ अनुच्छेद को यहाँ पे चर्चा कर ले तो देखिए अनुच्छेद 56। अब अनुच्छेद 56 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 56 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। 56 के द्वारा कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है। किससे प्राप्त है? संसद को, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण संसद का पावर हो जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार कुछ निर्वाचन, कुछ महत्वपूर्ण पदों के पदाधिकारियों का निर्वाचन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण ये हो जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए, यानी एक तरह से कुछ निर्वाचन, जैसे हम बात करें किसका निर्वाचन, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये महत्वपूर्ण पद हो जाते हैं। तो इनके निर्वाचन में शामिल कौन होता है? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और राष्ट्रपति में देखें तो राज्यों के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वह आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण कार्य, देश के महत्वपूर्ण पदों का निर्वाचन का जो जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, बस संसद को दी गई अनुच्छेद 54 के अनुसार। और अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से होता है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद को ये कार्य दिया है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, संसद के पास ये पावर है क्योंकि यही ये काम कर सकती है। आगे नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रह जाता है वो है, क्योंकि हम संसद के पावर को समझ रहे हैं तो ये लास्ट पॉइंट होगा, इसके तहत ही संसद के पावर हम समझ जाएंगे। 7वां देखिए महाभियोग का अधिकार। तो महाभियोग क्या होता है? महाभियोग का मतलब ये उन विशेष महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के विरुद्ध एक कह सकते हैं अभियान या एक प्रस्ताव है जो उन्हें पद से हटाने के लिए होता है। जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है, अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं करता है या असक्षमता है, अयोग्य कहीं निकल जाए, तो उसे हटाने के लिए, उसे उसके पद से हटाने के लिए संसद के अंदर महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब ये ध्यान रखना, निर्वाचन करने का अधिकार भी संसद को है और इनको वापस अपने पद से हटाने के लिए प्रक्रिया है वो संसद में। महाभियोग यह जो कहाँ चलाया जाता है? महाभियोग का अधिकार है वो संसद को है, ये संसद में होता है। तो इसके लिए ध्यान रखना संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित विशेष प्रक्रिया के आधार पर। और ये तो ध्यान रखना है, पहले मैंने अब जब पढ़े थे बताया था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है महाभियोग में हटाने के लिए कैसे प्रस्ताव की जरूरत होती है? विशेष बहुमत प्रस्ताव। विशेष बहुमत प्रस्ताव के माध्यम से ही किसी भी अपने जो महत्वपूर्ण पद है जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इनको जब हटाना हो, ठीक है ना, तो इनके लिए महाभियोग प्रक्रिया है जिसमें विशेष बहुमत प्रस्ताव आवश्यक होता है दोनों सदनों के द्वारा। और इसी प्रकार उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया उसे भी हटाने का प्रस्ताव भी संसद में आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इनके जो न्यायाधीश होते हैं, इनके न्यायाधीशों को भी पदस्युक्ति इनके खिलाफ भी पदस्युक्ति कहाँ लाई जाती है, यानी इसको हटाने के लिए भी प्रक्रिया कहाँ चलती है? संसद में। कहाँ चलेगी? संसद में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाभियोग है वो संसद के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण पद के, जैसे राष्ट्रपति को हटाना हो
या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो या राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को हटाना हो, तो इसके लिए संसद में महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, यानी इसको हटाने का अधिकार भी संसद को है। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है संसद का पावर, संसद की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब विस्तार से, यानी अब तक जो हमने 2 पार्ट तक पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है कि संसद जो है उसके बाहर हम घूम लिए हैं कि संसद की बाउंड्रीज क्या होती है, संसद के शक्तियाँ क्या होती है। अब हम संसद के अंदर एंटर करेंगे और इस संसद को समझेंगे कि संसद के अंदर किस तरह से ये व्यवस्था चलती है, पूरा ये कार्य कैसे करती है, यानी लोकसभा राज्यसभा होता है, इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको संसद के बारे में और अच्छे से समझना है तो कंटिन्यू बने रहना इस वीडियो में, ठीक है ना। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।